दोस्तों, याद होगा आपको आज से कुछ महीने पहले हमने द लॉस्ट नामी सर्वाइवल सीरीज इसी चैनल सिनेमैटिक 17 पर एक्सप्लेन की थी। खैर, हम उसी की तरह कुछ ढूंढ रहे थे। तकरीबन ऐसी है कहानी हमें मिल चुकी है। अगर आपको लॉस्ट पसंद आई है तो ये कहानी भी पसंद आएगी, बस ये थोड़ी सी डरावनी है। इसका नाम है फ्रॉम। 2022 में इसका पहला सीजन आया था और अब 2023 में दूसरा। इसके टोटल 20 एपिसोड्स है। ये हिंदी में डब नहीं है और अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। हम इस सीरीज को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिससे देखने में मजा भी आए और सब समझ भी आए। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको सीधा इस कहानी में। तो शुरुआत होती है एक टाउन से। दिखने में ये जगह बिल्कुल नॉर्मल थी, लोग भी ठीक ठाक लग रहे थे। यहाँ तकरीबन सब कुछ था। हाँ, एक बात थी कि ये जगह जंगल के बीचों बीच थी और एक सड़क जो यहाँ से गुजरती थी। खैर, अब दिन गुजर चुका था और शाम होने वाली थी। शाम होने से पहले हमें बॉयड नामी कैरेक्टर से मिलवाया जाता है। इस बंदे ने लॉस्ट में माइकल का रोल निभाया था। यहाँ बॉयड इस टाउन का शेरिफ है। बॉयड के हाथ में एक घंटा था और वो उसी घंटे को बजा रहा था, जिसका मतलब हमें जल्दी समझ आने लगता है कि सभी लोगों को अंधेरा होने से पहले अपने अपने घर जाना होगा। ये अजीब बात जरूर थी, मगर हर दिन बॉयड की यही ड्यूटी होती थी। इस टाउन में एक छोटा सा अस्पताल भी था और एक लेडी डॉक्टर भी थी जिसका नाम क्रिस्टी था। इस टाउन में एक चाइनीज कपल भी रहता था। एक बड़ी उम्र की औरत एलिजाबेथ, उसके पति साइमन सेन और बेटा केनी। एलिजाबेथ जो थी वो डाइनर में काम करती थी, वो एक शेफ थी। उसका पति साइमन वो बीमार था, इसलिए वो अस्पताल में ही होता था। एक नर्स और क्रिस्टी उसका ख्याल रखते थे और केनी यानी उनका बेटा असल में इस टाउन का डेप्यूटी था। वो बॉयड के साथ ड्यूटी करता था। केनी अक्सर अपने पिता से मिलने आता था और केनी को क्रिस्टी भी पसंद थी। खैर, अभी तक दोनों इतने क्लोज नहीं आए थे, मगर ये कहानी जितनी सीधी सादी लग रही है नहीं। इसी टाउन में एक बार भी है। अब जैसे कि रात होने वाली है और सभी को अपने घरों में जाना होगा। फ्रैंक नामी एक आदमी जो इसी टाउन में रहता है, वो शराब पीने बार में आया था। फ्रैंक की पत्नी भी है और एक बेटी भी। फ्रैंक इतने नशे में था कि वो घर नहीं जा पाता और अंधेरा हो जाता है। फ्रैंक की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी, मगर मजबूरन उसे दरवाजा बंद करना पड़ा। खैर, अब ये दोनों माँ बेटी घर में ही होते हैं। बच्ची का नाम मेगन था। उसका कमरा ऊपर था। वो सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई थी, जैसे बाहर कोई हो खिड़की के पास। उस समय मेगन की माँ नीचे थी। मेगन को एक बुजुर्ग औरत की आवाज सुनाई दी जो अंदर आना चाहती थी। मेगन जवाब में कहती है कि माफ करना, मगर मुझे इजाजत नहीं है। तो वो अजीब सी बुजुर्ग औरत कहती है कि फिक्र मत करो बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। मेगन छोटी थी, नासमझ थी, इसलिए वो कर्टन को ऊपर करती है। बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने मेगन की ग्रैंडमा का रूप लिया था। अजीब सी बातें कर रही थी। कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इतने में मेगन की माँ ऊपर आ जाती है। ये देखकर वो काफी घबरा गई। अपनी बेटी से कहती है कि ये तुम्हारी ग्रैंडमा नहीं है, उसकी बात मत सुनो और खिड़की से दूर हट जाओ। मगर देर हो चुकी थी। उस औरत ने मेगन को अपनी बातों में फंसा लिया था। वो कहती है कि मैं बहुत अकेली हूँ बेटा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और मेगन बिना सोचे समझे उस खिड़की को खोल देती है और खोलते ही वो बूढ़ी औरत एक खतरनाक राक्षस में बदल जाती है और सीन यही कट। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जगह कोई आम जगह नहीं और इन राक्षसों के अलावा भी यहाँ हैरान करने वाली बहुत सी चीजें हैं जो कहानी के साथ साथ हमें पता चलेगी। खैर, यहाँ जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों से हैं और असल में ये सभी यहाँ फंसे हैं, जिसमें से कुछ को यहाँ बहुत समय हो चुका है। अब कौन इन्हें यहाँ लाया, ये जगह क्या है, कहाँ है, ये तो अभी नहीं पता। मगर यहाँ इन लोगों ने कुछ नियम बनाए हैं, जिनमें से पहला नियम यही है कि अंधेरा होने से पहले ही अपने घर में जाना होगा। दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छे से बंद करनी होगी, क्योंकि रात को ये दरिंदे बाहर निकलते हैं। मगर ये घरों में ऐसे नहीं घुस सकते। ये तभी आ सकते हैं जब कोई इंसान खुद इनके लिए दरवाजा या खिड़की खोल दे। और ये इतने चालाक है कि इंसान को बहला फुसलाकर उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये अंदर आने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जैसे कि आज रात मेगन और उसकी माँ के साथ हुआ। ये राक्षस या दरिंदे, ये हमारे लिए एक मिस्ट्री रहेगी।
क्योंकि इन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। खैर बैक टू द मेन स्टोरी। तो वो रात गुजर गई। किसी को इस हादसे के बारे में पता नहीं चलता क्योंकि कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता। मगर सुबह जब फ्रैंक यानी मेगन के पिता, जिसने कल रात बाहर में गुजारी थी, वो अपने घर की तरफ आने लगा, उसके घर के सामने भीड़ थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी बॉयड गुस्से में बाहर निकलता है, उस पर चिल्लाता है, उसे मारता है और कहता है कि तुम घटिया इंसान, मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हारी बच्ची है इसलिए तुम्हें खिड़कियों पर कील लगाने थे, पर तुम्हें तो बस शराब पीनी थी। बॉयड उसे कॉलर से पकड़कर ऊपर ले जाता है और कहता है कि नशा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो देख लो तुम्हारी वजह से क्या हुआ। फ्रैंक जब ऊपर के कमरे में अपनी पत्नी और बेटी की कटी हुई लाशें देखता है तो रोने लग जाता है। वो उनकी तरफ देखने से भी इनकार कर रहा था, मगर बॉयड को बहुत गुस्सा आया था और बार बार उसे कह रहा था कि अपनी आंखें खोलो और देखो इन्हें, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, इस सब के जिम्मेदार तुम हो। अगर तुमने मेरी बात मानी होती, खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद किया होता, तो आज ये ना मरते। फ्रैंक दुखी तो बहुत था, रो रहा था, मगर अब क्या हो सकता है। बॉयड वहां से बाहर आता है और फादरी से कहता है कि अब तुम संभालो। ये फादरी भी कहानी का अहम हिस्सा है। अब जैसे कि हम जान गए कि यहाँ खतरा किस चीज से है और ये भी कि ये सभी लोग यहाँ फंसे हैं, ये यहाँ से नहीं निकल सकते। ऐसा क्यों है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर रात में इन लोगों को सुरक्षित रहना है तो सिर्फ खिड़कियां या दरवाजे बंद करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इनके पास पत्थर का एक तावीज भी होना चाहिए। इस पर एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा होता है। हर किसी को वो तावीज अपने घर के दरवाजे पर लगाना पड़ता है। हमेशा से ऐसा नहीं था, ये लोग ऐसे नहीं रहते थे, क्योंकि अक्सर जब यहाँ कोई फंस जाता उसे तो पता भी नहीं होता था कि रात को ये दरिंदे निकलते हैं। ये मिलजुल कर नहीं रहते थे, बस जिंदा रहने की कोशिश करते थे। मगर जब बॉयड आया उसने सबको एक किया और ये टाउन वाला सिस्टम बनाया। मगर फिर भी हर इंसान की सोच एक सी नहीं होती। यहाँ रहने वाले आधे लोगों ने कम्युनिटी में रहने के बजाय कॉलोनी बनाने को तरजीह दी। कम्युनिटी वालों का लीडर आप बॉयड को कह सकते हैं और कॉलोनी वाले जो इनसे थोड़ा दूर रहते हैं, उनकी सोच इनसे अलग है। वो एक आजाद जिंदगी गुजारते हैं। उनकी इंचार्ज डोना नामी एक औरत है और वहाँ पर बॉयड का बेटा भी है। अब ऐसा क्या हुआ होगा जो ये लोग यहाँ दो ग्रुपों में बंट गए, ये तो आने वाली कहानी में पता चलेगा। ये हादसा होने के बाद बॉयड आता है कॉलोनी वालों के पास और डोना से इजाजत मांगता है कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। अब ऐसा था कि अगर कोई कॉलोनी में रहता था तो वो कम्युनिटी वालों के पास नहीं जा सकता था, और अगर कोई कम्युनिटी में रहता था तो वो कॉलोनी वालों के साथ रहने नहीं आ सकता था। ये फैसला इन्हें शुरू में ही करना पड़ता है। रिकी यहाँ काफी समय से रह रहा है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। रिकी को पेंटिंग का बहुत शौक था, मगर बॉयड और रिकी के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं था। अब कुछ तो हुआ था जिससे रिकी अपने पिता की शक्ल देखना नहीं चाहता था, और ऐसा क्या हुआ था वो भी बाद में पता चलेगा। खैर बॉयड रिकी के पास आता है और उसे हादसे के बारे में बताता है कि फ्रैंक की पत्नी और बेटी की डेथ हो गई है। अच्छा यही होगा कि तुम फ्यूनरल पर आओ। रिकी कुछ नहीं कहता और बॉयड वहां से चला जाता है। अब हम कहानी के कुछ अहम लोगों से मिलने वाले हैं। एक परिवार, आदमी का नाम है जिम मैथ्यू, पत्नी का टेबेता, बेटी जूली और बेटा ईथन। ये लोग वेकेशन पर निकले थे अपने आरवी में और काफी खुश भी लग रहे थे। चलते चलते ये हाईवे से उतर जाते हैं। ये सड़क जंगल के बीच से गुजरती थी। खैर कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद इन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि सामने सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ था। ये लोग हैरान थे, नीचे उतरते हैं। जिम कहता है कि शायद कल रात तूफान आया होगा और हवा ने पेड़ को उखाड़ लिया। बारी भरकम पेड़ था, हटाना मुश्किल था और कोई शॉर्टकट भी नहीं था। ये लोग सोच रहे थे कि करे तो क्या, क्योंकि अब इनके पास एक ही रास्ता था, वापस जाने का रास्ता। ये बातें चल रही थी कि तभी ढेर सारे कौवे वहां आते हैं और वो आवाजें निकालने लगे, जिससे वहाँ का माहौल काफी डरावना बन जाता है। टेबेता को डर लग रहा था, उसे बच्चों की भी फिक्र थी। जिम से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। टेबेता की बात मानकर जिम गाड़ी में बैठता है और वापसी का रास्ता अपनाता है। मगर ये कोई आम हादसा नहीं था। कई घंटे गुजर जाते हैं मगर ये लोग हाईवे नहीं पहुँच पाते। टेबेता जिम से कहती है कि तुम रास्ता भटक गए हो। जिम कहता है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई और सड़क है ही नहीं और मैं बस इसी पर ड्राइव कर रहा हूँ। ये लोग और इंतजार करते हैं मगर हाईवे नहीं आता।
बल्कि ये लोग पहुंच जाते हैं उसी टाउन में। इन्हें आता देखकर टाउन के लोगों को हैरानी होती है, और हो भी क्यों ना, एक बार जब इस टाउन में आ गए तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है। जिम के परिवार को अभी इस बात का अंदाजा नहीं है, मगर टाउन के लोगों को था। ये देखते हैं कि वहाँ फ्यूनरल चल रहा है फ्रैंक की पत्नी और बेटी का। जिम बाकी सबको गाड़ी में रहने का कहता है और खुद नीचे उतरता है ताकि किसी से रास्ते के बारे में पूछ सके। बॉयड अपने लोगों को कहता है कि जैसे हमने नियम बनाए हैं, तुम में से कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जिम टाउन के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, मगर हर कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था। जिम और उसके परिवार को ये बात बड़ी अजीब लगती है, मगर तभी बॉयड आता है और पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। जिम उसे कहता है कि हाँ, बस हमें हाईवे का रास्ता दिखा दे। बॉयड पूछता है कि तुम्हारा परिवार भी साथ है। जिम हाँ में जवाब देता है। बॉयड उसे कहता है कि बस सीधा चलते रहो और तुम खुद देख लोगे। जिम उसे शुक्रिया कहकर चला जाता है। टेबिथा काफी परेशान थी। जिम से पूछती है कि क्या कहा उसने, तो जिम कहता है कि उसने कहा कि हम बस सीधा चलते रहे और हम पहुंच जाएंगे। हालांकि इस रास्ते पर जिम और उसका परिवार कई घंटों से ड्राइव कर रहे थे। फिर एक बार फिर से ये उसी रास्ते पर जाने लगे। कुछ समय के बाद ये लोग उसी टाउन में पहुंच जाते हैं। इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था। टेबिथा जिम पर गुस्सा करती है कि कहीं ना कहीं तुमने यू टर्न लिया होगा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम आगे जा रहे हैं तो ये टाउन तो पीछे रह जाना चाहिए। जिम को पूरा यकीन था कि वो बिल्कुल सीधा ही जा रहा है। दोनों की बहस शुरू हो जाती है। जिम रुकता नहीं और तीसरी बार वो उसी टाउन में आ जाता है। अब तो सभी का दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। ये लोग अब काफी घबरा जाते हैं। टाउन वालों को तो पता था कि चल क्या रहा है, मगर वो इनकी कोई मदद नहीं करते। टाउन में रहने वाली सेरा की इन पर नजर थी। जिम अब भी ड्राइव कर रहा था। खैर, टाउन से थोड़ा दूर जाने पर उनके सामने एक गाड़ी आ जाती है। टेबिथा कहती है कि हमें इन लोगों से पूछना चाहिए, मगर बजाय इसके कि ये लोग वहाँ रुकते, उनसे पूछते, उसी कार से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी कार भी उलट जाती है और संभालते ही जिम अपनी पत्नी और बच्चों को आवाज देता है। टेबिथा और ईथन तो बेहोश थे। जूलिया ठीक थी, बस वो काफी घबराई हुई थी। जिम बुरी तरह से फंसा था और ईथन के पैर में एक रॉड जा चुका था, जिसे देखने के बाद तो जूलिया की तबीयत खराब होने लगी। हमें वो दूसरी गाड़ी दिखाई जाती है। उससे एक आदमी बाहर निकलता है जिसके सर पर चोट आई थी। टाउन में बॉयड और केनी आरवी के लिए ट्रैप सेट कर रहे थे ताकि वो लोग रुक जाए। उन्हें दूसरी गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता था, मगर वो जख्मी लड़का लंगड़ाते हुए वहां पहुंच जाता है और उन्हें एक्सीडेंट की खबर देता है। मुसीबत ये थी कि अब शाम होने वाली थी और अंधेरे में क्या निकलता है वो तो अब हम जानते हैं। बॉयड केनी से कहता है कि तुम इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, क्रिस्टी के पास। मैं उन लोगों की मदद के लिए जा रहा हूँ। इसे वहाँ पहुँचकर तुम भी आना और अपने साथ कुछ लोगों को भी लाना, खासकर क्रिस्टी को। जिम की हालत बुरी थी, वो खुद को निकाल नहीं पा रहा था। बॉयड एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि उस दूसरी गाड़ी में एक और आदमी भी था। उसका नाम जेड था। जेड ने किसी तरह की ड्रग भी ली थी और एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग पर असर भी हो चुका था। इसलिए बॉयड उसे वही कार के साथ हैंडकप्स लगा देता है ताकि वो कहीं जाए ना, और खुद आरवी की तरफ भागता है। जिम से कहता है कि देखो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया। और भी लोग आने वाले हैं। अब मैं आहिस्ता से आरवी के अंदर आऊंगा और तुम लोगों की मदद करूंगा। ये सुनकर जिम को राहत मिलती है। बॉयड जैसे ही आरवी के अंदर आता है, पहले तो टेबिथा की पल्स चेक करता है, क्योंकि जिम को अभी तक नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। मगर बॉयड कहता है कि ये ठीक है, बस होश में नहीं है। फिर वो नीचे जाता है और देखता है कि ईथन काफी जख्मी है। खैर, बॉयड सबको डराना नहीं चाहता था, इसलिए पहले वो जूलिया को बाहर निकाल देता है। वहाँ टाउन पहुंचकर केनी सबको इस हादसे के बारे में बताता है कि हमें मदद के लिए जाना होगा, खासकर क्रिस्टी को, जो कि एक डॉक्टर है। केनी रिकी से भी कहता है कि तुम्हारे पिता वहाँ हैं, तुम्हें मदद के लिए जाना चाहिए। रिकी कुछ देर सोचता है, मगर फिर भी वो उनके साथ जाने के लिए मान गया। ये लोग शाम होने से पहले हादसे वाली जगह पर पहुंच गए। क्रिस्टी पहले तो जेड को देखने जाती है, मगर साफ लग रहा था कि उसने किसी तरह की ड्रग ली है, इसलिए वो अपने होश में नहीं था। जेड जिसे भी देखता कहता कि तुम कितने खूबसूरत हो। जेड के दोस्त को वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया गया था। सेरा नामी वो लड़की, वो कुछ तो जानती थी, इसलिए वो वहीं पर थी।
और उसे लड़के का ख्याल रख रही थी। इसके बाद जेड, केनी और बॉयड टेबेथा को भी आरवी से निकाल देते हैं और उसे जूलिया के पास ले आते हैं। टेबेथा को अभी तक नहीं बताया गया था कि उसका बेटा बुरी तरह से जख्मी है, मगर अब अंधेरा होने में बस 40 मिनट ही बाकी थे। केनी बॉयड से पूछता है कि अब हम क्या करें। असल में वो जख्मी एतन को ऐसे नहीं ले जा सकते थे। बॉयड जिम को निकालता है और उसे कहता है कि हमें तुम्हारे बेटे का इलाज यहीं पर करना होगा, तुम अपनी पत्नी और बेटी को टाउन भेज दो। जिम उसकी बात मानकर उन्हें मना लेता है। बॉयड बाकी सबको भेज देता है, सिर्फ क्रिस्टी, जिम और बॉयड वहाँ रह जाते हैं। जिम को कोई अंदाजा नहीं था असल में ये जगह कैसी है, और अगर बॉयड उसे बताता भी तो वो उसे पागल ही समझता। वहाँ टाउन में सेरा उस जख्मी लड़के के करीब आकर कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और इसी के साथ वो उसे मार देती है। हालांकि उसे मारते समय वो बहुत रो रही थी, मगर वो रुकती नहीं। और तो और वो एक खिड़की को भी खुला छोड़ देती है। केनी, रिकी और फादर बाकी लोगों को, जिसमें अब जेड भी शामिल था, अंधेरा होने से पहले टाउन की तरफ ला रहे थे। बॉयड, क्रिस्टी और जिम आरवी में चले जाते हैं। क्रिस्टी ईथन का इलाज शुरू करती है। अचानक से उसे दौरा पड़ता है, मगर क्रिस्टी उसे संभालती है। टाउन की तरफ जाने वाले लोग अंधेरा होने से पहले पहुंच सकते थे, मगर वो ट्रैप जो बॉयड और केनी लगा रहे थे उसे हटाना वो भूल गए, जिस वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। अब वो सही सलामत वहां पहुंचते हैं या नहीं, ये आगे कहानी में पता चलेगा। अब अंधेरा हो चुका था। बॉयड आरवी के विंडोज कवर कर रहा था। ये बात जिम को अजीब लगती है, क्योंकि बॉयड दरवाजे पर वो तावीज भी लगा देता है। ईथन को दौरा भी पड़ा, मगर क्रिस्टी उसे संभाल लेती है। जब बॉयड बाहर झांकता है तो देखता है कि वो दरिंदे इंसानी रूप में इस ओर बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ इस एपिसोड का होता है अंत। चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपडेट्स जल्दी मिलेंगे आपको।